हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में अपन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे। विगत क्लास में भी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में अध्ययन किया है। प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है उसमें सबसे पहले अपन मिट्टी लेते हैं। मिट्टी और उसके वर्ग कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से मिट्टी के 3 वर्ग हैं, जिसमें एक क्षेत्रीय मिट्टी, अंतर क्षेत्रीय मिट्टियाँ और अक्षेत्रीय मिट्टियाँ। क्षेत्रीय मिट्टी है वो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है जिसका जलवायु पर यानी कि उसका अधिक प्रभाव पड़ता है, और ये ज़्यादातर यानी कि एक ही क्षेत्र या उसी क्षेत्र में विभिन्न रासायनिक और भौतिक क्रियाओं से इस मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरी जो अंतर क्षेत्रीय मिट्टियाँ होती है, अंतर क्षेत्रीय जो मिट्टियाँ होती है इसमें जलवायु एवं वनस्पति की अपेक्षा मूल चट्टानों का अधिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात अंतर क्षेत्रीय मिट्टी के अंदर ज़्यादातर जो निर्माण प्रक्रिया होती है उस पर मूल चट्टानों का अधिक प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण ये मिट्टियाँ हैं वो उपजाऊ मिट्टियाँ भी होती है और अनुपजाऊ मिट्टियाँ भी होती है। मूल चट्टानों के अंदर पाई जाने वाली जो विशेषता है या उसमें जल प्रवाह है, इसकी वजह से इस मिट्टियों का निर्माण होता है। और मूल चट्टानों के अंदर जहाँ पे अधिक आर्द्र क्षेत्र है, अधिक आर्द्र एवं तापमान वाले क्षेत्र है, उसके अंदर मूल चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले जो चूने की मात्रा है, चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर है वो बारिश के पानी के साथ में घुल जाता है, और घुलने के कारण इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी निर्मित होती है। जैसे रैंडजीन मिट्टी है, रैंडजीन मिट्टी कैसी है? उपजाऊ मिट्टी है। और ये मिट्टी जो मूल चट्टानें हैं उनकी विशेषताएं और उसमें जो जल प्रवाह है उसके आधार पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। मूल चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले जो चूना पत्थर है ये पिघल करके मिट्टी के तत्वों का निर्माण करते हैं और रैंडजीन मिट्टी का निर्माण होता है। इसी प्रकार दूसरी यानी रेगर मिट्टी है, रेगर मिट्टी भी उपजाऊ होती है और विभिन्न मूल चट्टानों के साथ में जल क्रिया करके इस प्रकार यानी कि रेगर मिट्टी का निर्माण करता है। कभी कभी इसमें यानी कि अंतः जल के प्रवाह के कारण जल प्रवाह के कारण जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, दलदली भूमि है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश है, या फिर डेल्टाई जो नदियों की दलदली जो भूमि है, दलदली भूमि मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक यानी कि जल प्रवाह होने से, अंतः जल प्रवाह होने की वजह से ज़मीन के अंदर जो पानी सोखने की क्षमता होती है, मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। और इस प्रकार यानी कि जो मिट्टी के अंदर नमक के कण होते हैं वो केशिका क्रियाओं के द्वारा ऊपर आ जाते हैं, और अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस मिट्टी के ऊपरी परत पर सोडियम क्लोराइड की परत जम जाती है, और ये मिट्टी कैसी हो जाती है? नमकीन मिट्टी हो जाती है, या यूँ कहें कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी का निर्माण होता है। और ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी होती है वो कैसी होती है? अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अलावा अंतः क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं। ये क्या मिट्टियाँ होती है? जो एक क्षेत्र में निर्मित नहीं होती है, जलवायु या हिमोड के द्वारा दूसरे क्षेत्रों से लाकर के निक्षेपित रूप से निर्मित की हुई मिट्टियाँ होती है। ये एक ही स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है, एक ही स्थान पर
ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है। ये मिट्टी है वो स्थानांतरित होती रहती है, बदलती रहती है। उसे अक्षेत्रीय मिट्टियाँ कहते हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, जो जल के साथ लोड करके लाई हुई मिट्टी है। ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और इसको, इन मिट्टियों को अपार्श्विक मिट्टियाँ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपार्श्विक। अपार्श्विक मिट्टियाँ, अपार्श्विक मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पार्श्व या इसमें प्रोफाइल्स है वो नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोफाइल्स नहीं पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंदर उपजाऊ होती है, प्रोफाइल्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमानी से हिमोड मिट्टी का निर्माण होता है, वायु से लोएस मिट्टी का निर्माण होता है, वायु के निक्षेपण से लोएस मिट्टी का निर्माण होता है। और अमेरिका यानी कि इसके अलावा जो वर्गीकरण किया गया है FAO का वर्गीकरण है, जो 1974 में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के मिट्टी सर्वेक्षण विभाग के द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के CS का वर्गीकरण इसको कहते हैं, CS का वर्गीकरण, यानी कॉम्प्रेसिव सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कॉम्प्रेसिव सॉइल फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है अमेरिका के यानी मिट्टी सर्वेक्षण सेवा के द्वारा, उसमें टोटल मिट्टियों के 15 वर्गों में विभाजित की गई है, जिसमें एक्रीसोल है, फेरासोल है, एंटीसोल है, चर्नोजम या जिसको मोलिसोल या अल्फीसोल्स कहते हैं, और जलोढ़ मिट्टी ग्लेसोल है, हिस्टोसोल्स है, और लूवीसोल है, लिथोसोल, पोडजोल। इसके अलावा एरेनोसोल्स है, एरेनोसोल, एरिडोसोल्स, एर्मेसोल और सोलोनोचॉक और वर्टिसोल्स। इस सभी 15 प्रकार का जो वर्गीकरण किया है, इसमें भारत में इस प्रकार की 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कि भारत में इनसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। इनसेप्टिसोल्स ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद में एंटीसोल्स पाई जाती है, एंटीसोल्स जो भारत में सर्वाधिक इनसेप्टी, फिर एंटीसोल्स। इसके बाद में अल्फीसोल्स मिट्टी, फिर उसके बाद में वर्टिसोल, और उसके बाद में एरिडोसोल्स। ये 5 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं अमेरिका के CS वर्गीकरण के अनुसार भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें से राजस्थान में भी यानी कि भारत में टोटल 10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इस CS वर्गीकरण के अनुसार विश्व में ये 15 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, और राजस्थान में इसमें से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक यानी कि राजस्थान में एंटीसोल्स मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल्स, और हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है, हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, हाड़ौती के पठार के अंदर राजस्थान में वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है, और वर्टिसोल्स के अंदर क्ले की मात्रा अधिक होती है। वर्टिसोल्स में क्ले की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार जो मिट्टियों का वर्गीकरण विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया गया है, इनमें से सबसे पहले अपन यानी कि जो अंतः क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं, ये उन यानी कि मिट्टियों को जिनमें जलवायु और वनस्पति की अपेक्षा मूल चट्टानों का प्रभाव अधिक पड़ता है, उसे अपन यानी क्षेत्रीय मिट्टियाँ या कटिबंधांतरित मिट्टियाँ भी कहते हैं। इन मिट्टियों में मूल चट्टानों की विशेषता और जल प्रवाह संबंधी विशेष परिस्थितियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी मिट्टियाँ उपजाऊ और अनुपजाऊ दोनों प्रकार की होती है, जिसमें रेडजिन
मिट्टी है वो उपजाऊ का उदाहरण है। इसका निर्माण के आधार पर ये शीघ्र टूटने या घुलने वाली चूना पत्थर की चट्टानें हैं। जितना अपक्षालन होता है उससे अधिक मिट्टी तत्व मूल चट्टानों से प्राप्त होते रहते हैं। ये मिट्टी अधिकतर आर्द्र प्रदेशों में मिलती है और अपक्षालन के कारण अन्य प्रकार की मिट्टियाँ अनुपजाऊ भी होती है। अतः इस मिट्टी का महत्व अधिक होता है और इस प्रकार लावा से प्राप्त जो रेगुर मिट्टी है वो भी एक उपजाऊ मिट्टी है। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ अंतःस्थलीय अफवाह होता है अथवा या अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, वहाँ मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जो पौधों के लिए हानिकारक होती है। हिम नदी के पिघलने वाले क्षेत्रों में और समुद्री दलदल में भी जल प्रवाह की कठिनाई के कारण अधिक जल एकत्रित हो जाता है और ऐसी दशा में अधिक जैविक तत्व एकत्रित भी होता है, पर अधिक जल रहने और हवा मिट्टी में प्रवेश नहीं कर पाने के कारण इस प्रकार की मिट्टी है वो बेकार हो जाती है, क्षारीय और लवणीय हो जाती है। अपार्श्विक जो मिट्टियाँ जिसको अपन अंतःक्षेत्रीय मिट्टियाँ कहते हैं, इसमें हिमोड, जलोढ़ और लोहेश मिट्टियाँ जो एक ही स्थान पर पर्याप्त समय तक नहीं रहती है और उन पर मिट्टी निर्माण की किसी भी प्रक्रिया विशेष का प्रभाव नहीं रहता है। अतः ये मिट्टियाँ अविकसित होती है। अंतःक्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं वो अविकसित होती है, उनमें विभिन्न स्तरों का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसको अपार्श्विक मिट्टियाँ भी कहते हैं। और इनमें विभिन्न स्थानों पर जैव पदार्थ और खनिजों का भी समावेश होता है, इसीलिए ये जो अक्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टियाँ कहलाती है। अब जो दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें FAO खाद्य फूड ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के द्वारा 1974 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था मिट्टी का, जो सर्वमान्य है। इसका मिलता जुलता वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के मिट्टी सर्वेक्षण सेवा CSCS का जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 15 प्रकार की मिट्टियाँ हैं जो विश्व के अंदर पाई जाती है और जिसकी निम्न विशेषता होती है। उसमें सबसे पहले एक्रीसोल है। एक्रीसोल मिट्टी ये उष्णकटिबंधीय कम पोषण स्तर युक्त मिट्टियाँ हैं, यानी एक्रीसोल मिट्टी है उष्णकटिबंधीय कम पोषण स्तर युक्त स्तर की मिट्टियाँ हैं। ये प्रधानतः मानसूनी प्रदेशों में पुरानी चट्टानी वाले क्षेत्रों में मिलती है और इनका विस्तार विश्व के 8% क्षेत्र में मिलता है, यानी विश्व के 8% क्षेत्रों में मिलता है और विश्व की कुल संभाव्य फसल क्षेत्र का 9% इस मिट्टी से युक्त है। इन मिट्टियों में लोहा, एल्यूमिनियम का यानी स्पष्ट स्तर मिलता है। दूसरी जो फेराल सोल है, ये लाल पीले रंग की मिट्टी जो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। जहाँ लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता होती है वहाँ ये मिट्टी अधिक होती है। इसमें ग्रंथन अच्छा नहीं होता है, ये यानी ग्रंथन है, टेक्सचर है वो इसमें नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ये विश्व के फसल क्षेत्रफल में 8% और संभाव्य फसल क्षेत्रफल के 14% क्षेत्र में विस्तृत है और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्गीकरण में इसे प्रथम प्रकार की मिट्टी में शामिल किया गया है। दूसरी जो कैम्बिसोल या एंटीसोल मिट्टी है, एंटीसोल मिट्टी ये मध्यम टेक्सचर वाली मिट्टी है। इसमें विकसित पार्श्विक का नहीं होती है, अर्थात ये अपार्श्विक मिट्टी की समूह में आती है, अक्षेत्रीय मिट्टियाँ होती है। ये प्राय सर्वत्र बिखरी हुई मिलती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में 7% और कुल संभाव्य फसल क्षेत्र में 15% पर विस्तृत है। ऐसी मिट्टियों के द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्रफल का 55% संभाव्य फसल क्षेत्र है। नेक्स्ट जो चर्नोजम या मोलिसोल या अल्फीसोल्स मिट्टी है, ये काली एवं प्रेरी मिट्टी है, काली एवं प्रेरी मिट्टी है और जिनमें जैव पदार्थ अधिक गहराई तक संचित मिलते हैं। ये अर्धशुष्क और उपोष्ण कटिबंधीय के उपाद्र क्षेत्रों में पाई जाती है
और विश्व में कुल 30% क्षेत्रफल इसका विस्तार है। और इस प्रकार की यानी मिट्टी का लगभग 5% संभाव्य फसल क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी ये नदी घाटियाँ या समुद्री तटीय क्षेत्रों में निक्षेपित नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ये अल्प विकसित मिट्टी है और विश्व के कुल क्षेत्र में 20%, कुल संभाव्य फसल क्षेत्र का 8% क्षेत्र में विस्तारित मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी का 80% संभाव्य फसल क्षेत्र है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी होती है उपजाऊ होती है और अधिकांश यानी फसल क्षेत्र का विस्तार जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। भारत में भी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वो अधिक है। ग्लेशियल मिट्टी है वो अधिक आर्द्रता रहती है इसमें, और ये ऊंची भूमिगत जल स्तर वाले क्षेत्रों में मिलती है। ऊंची भूमिगत जल क्षेत्रों वाले मिलती है। इसका लगभग 40% संभाव्य फसल क्षेत्र में विस्तार है। और फसल यानी कि इसका 40% संभाव्य फसल क्षेत्र है। हिस्टोसॉल्स इसे पीट मृदा भी कहते हैं। हिस्टोसॉल्स को पीट मृदा भी कहते हैं। पीट मृदा इसमें अपघटन के विभिन्न चरणों वाले जैव पदार्थ ही बहुलता से मिलते हैं। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2% इस मिट्टी के अंतर्गत आता है। अधिकतर कोणधारी वन क्षेत्र इस मिट्टी में मिलते हैं। विश्व के संभाव्य फसल क्षेत्र का 0% ही है इसके अंतर्गत आता है, जबकि इस मिट्टी के अंदर कृषि की कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि ये पीट मृदा दलदली या ऊंचे भागों में रहती है जहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं। इनके अलावा लूवी शॉल है। लूवी इसमें बहते जल के साथ चीका की एक परत मिट्टी पार्श्विका के निचले स्तर पर जमा रहती है, यानी चीका की मात्रा है वो लूवी शॉल्स में अधिक होती है। और ये मध्यम यानी कि ट्रैक्सर ग्रंथन वाली मिट्टी है। इसकी उर्वरता स्तर ऊंचा होता है और इस मिट्टी के अंतर्गत विश्व का 17% क्षेत्र है और संभाव्य फसल क्षेत्रफल है वो 20% है। लिथोसॉस है। लिथोसॉस ये भी कड़ी चट्टानों के ऊपर सिसली परत में पाई जाती है और इसमें फसल उगने की संभावना बहुत कम होती है। विश्व का फसल यानी कि विश्व की 17% क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, इस मिट्टी के अंतर्गत। पोडजोल इसको मोटे ग्रंथन वाली बलुई अम्लीय मिट्टी कहते हैं। पोडजोल को मोटे ग्रंथन ट्रैक्सर वाली हाई ट्रैक्सर वाली यानी कि वाली बलुई अम्लीय मिट्टी कहते हैं। मिट्टी उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। ये मिट्टी है वो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती है। ये फसल उत्पादन की दृष्टि से अनुर्वर होती है, यानी फसल उत्पादन की दृष्टि से ये उर्वर नहीं होती है। विश्व के कुल क्षेत्रफल एवं संभाव्य क्षेत्रफल का 4% इस मिट्टी से आच्छादित है। इस प्रकार की मिट्टी में कुल 30% पर इस प्रकार की मिट्टी फसल उगाने की संभावना पाई जाती है, यानी कुल 30% पर इस प्रकार की मिट्टी में फसल उगाने की संभावना रहती है। अरेनोसॉल है। अरेनोसॉल्स मिट्टी है। ये भी अत्यधिक अनुर्वर और शुष्क मिट्टी होती है। मोटे ग्रंथों वाली बालू प्रधान मिट्टी होती है। इसमें संस्तर नहीं पाए जाते हैं और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 10% ही इस मिट्टी से आच्छादित है और फसल संभाव्य क्षेत्र है वो 1% है। वर्टिसॉल्स ये मिट्टी विश्व के 2% क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसके अंतर्गत कुल संभाव्य फसल क्षेत्रफल 5% आता है और वर्टिसॉल्स में भारी चीका का अनुपात
होता है, इसमें चीका का अनुपात अधिक पाया जाता है। यानी सर्वाधिक चीका है जो क्ले है उसकी मात्रा वर्टिसॉल्स में पाई जाती है। और ये जो लावाकृत मिट्टी है राजस्थान के हाड़ौती पठारी क्षेत्र के अंदर ये वर्टिसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसमें चीका या क्ले की मात्रा अधिक होती है। शुष्क ऋतु में ये चौड़ी और गहरी दरारें इसमें पड़ जाती है और इसे उपोष्ण या उष्ण कटिबंधों के चौरस मैदानों में मिलती है। अर्थात साधारण भाषा में यहाँ जो भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो मिट्टी का वर्गीकरण है उसमें काली मिट्टी के क्षेत्र है उसमें वर्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो यानी एरिडोसॉल्स या एक्सरोसॉल्स ये शुष्क और अशुष्क प्रदेशों की मिट्टी है। अधिक शुष्कता के कारण इसमें 10% ही फसल उगाने की संभावना रहती है और विश्व के कुल संभाव्य फसल संभाव्य में 30% इसका योगदान है और 7% क्षेत्र में ये मिट्टी विस्तृत है। राजस्थान में अशुष्क और शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर एरिडोसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अर्मोसॉल्स मिट्टी है, यह अत्यधिक शुष्क मिट्टी है जो विश्व के अति शुष्क जो मरुभूमि है वहाँ पर 9% क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें फसल उगाने की कोई संभावना नहीं रहती है। और नेक्स्ट जो सोलोनो चौक ये अत्यधिक लवण प्रधान मिट्टी है जिसमें क्लोराइड और सल्फेट जैसे घुलनशील लवणों की अधिकता पाई जाती है और इसके अंतर्गत विश्व के कुल क्षेत्रफल और कुल संभाव्य फसल क्षेत्रफल का 2% पड़ता है और ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में 2% ही फसल उगाने की संभावना पाई जाती है। तो इस प्रकार मिट्टी का जो वर्गीकरण है और अब इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है क्योंकि मिट्टी के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और तभी मिट्टी का संरक्षण होगा। मिट्टी का संरक्षण अधिक होने से फसल उत्पादन क्षमता है उसका विस्तार अधिक होगा। तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है वो कौन कौन सी मिट्टी में अधिक है और इसके बारे में इसमें कौन से कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अपन चर्चा कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।